हेलो स्टूडेंट्स, जेई मेंस का नोटिफिकेशन कुछ दिन पहले आ गया है और आपको पता होगा जेई मेंस एग्जाम नेक्स्ट मंथ 16 अप्रैल से स्टार्ट है। तो आज के वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी और पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जिससे कि आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर सके और इंडिविजुअली केमिस्ट्री में आप 99 परसेंटाइल स्कोर अटेन कर सके। तो एक एक करके हम डिफरेंट स्ट्रेटजीज को डिस्कस करेंगे जो कि आपको जेई मेंस में अच्छा स्कोर करने के लिए हेल्पफुल होंगे। तो सबसे पहले है एनसीईआरटी एंड क्लास नोट्स। देखिए, सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट के लिए आपको उसका थ्योरी पता होना चाहिए। तो हम थ्योरी के लिए बोलेंगे, आप लोग अगर अभी तक एनसीईआरटी नहीं देखे हैं और या अगर आप पहले से देख भी चुके हैं तो एक रीडिंग एनसीईआरटी का फिर से दे दीजिए। देखिए, आपको पता होगा क्लास 11th में 14 चैप्टर्स है और क्लास 12 में 16 चैप्टर्स एनसीईआरटी के लिए। टोटल कितने हो गए? 30 चैप्टर्स। तो क्लास 11 और क्लास 12 जोड़ के एनसीईआरटी में टोटल 30 चैप्टर्स है। तो और आपको 35 डेज अप्रोक्सीमेटली बचे हुए हैं। तो अगर आप एक दिन में एक चैप्टर को भी अच्छे से पढ़ोगे तो ये आपके पास टाइम है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इससे पहले आप पढ़ चुके होंगे एनसीईआरटी पहले से। लेकिन आप नहीं भी पढ़े हो उतने अच्छे से तो अब आप ये स्ट्रेटजी बना लो कि हर रोज एक चैप्टर एनसीईआरटी का पढ़ना है और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे उसको आप अंडरलाइन कर दीजिएगा पेंसिल से या हाइलाइटर से, है ना, ताकि आप सेकंड या थर्ड रिवीजन करें तो आपको दिक्कत ना हो। साथ साथ आप जहां भी पढ़े हो आपके टीचर के नोट्स को भी बगल में रखना, है ना, क्योंकि कुछ कुछ पॉइंट्स एनसीईआरटी मेंशन नहीं होता, वो आपके टीचर के नोट्स में होता है। तो आप एनसीईआरटी से थ्योरी पढ़िए और फिर एक नजर अपने क्लास नोट्स को भी देख लीजिए ताकि कुछ पॉइंट हो सकता है जो कि एनसीईआरटी में नहीं है वो आपके टीचर के क्लास नोट्स में हो। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो आप एक काम और कीजिएगा कि हर एक चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है उसको लिख लीजिएगा, है ना। मान लीजिए चैप्टर 1 पढ़े, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, तो मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, इनके फॉर्मूलाज एक जगह लिख लीजिए। सिमिलरली अगर आप चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखें तो बोर्ड्स मॉडल का, है ना, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सारा फॉर्मूला एक जगह लिख लीजिए ताकि लास्ट मोमेंट पे मान लो जेई मेंस है उसे 3-4 दिन पहले क्विक रिवीजन कर रहे हैं तो वो फॉर्मूला आपके पास तुरंत होना चाहिए, आप उसी को देख लीजिएगा क्योंकि न्यूमेरिकल जनरली फॉर्मूला पे ही बनते हैं। तो आप जब नोट्स बनाइएगा ना, जब आप एक रीडिंग एनसीईआरटी का दीजिएगा और क्लास नोट से पढ़िएगा ना, तो साथ साथ आप एक फॉर्मूला बुकलेट भी तैयार कर लीजिए, है ना। उससे क्या होगा, लास्ट मोमेंट रिवीजन में आपके लिए काफी आसानी होगा। तो प्लीज मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है, एनसीईआरटी का एक रीडिंग जरूर डाल लीजिए बहुत अच्छे से, क्योंकि जेई मेंस का 80 to 85% क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से आता है। तो अगर आप कोई और बुक से पढ़ लिए हैं, एनसीईआरटी नहीं पढ़े हैं, तो आपके लिए काफी नुकसान होगा। जैसे कि बच्चे सिग्निफिकेंट फिगर्स टॉपिक को नहीं देखते हैं, है ना, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को नहीं देखते हैं, हाइड्रोजन चैप्टर नहीं देखते हैं, तो इन चैप्टर्स को भी अच्छे से देख लीजिएगा। क्योंकि चाहे आप मान लीजिए आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़े, उससे भी एक क्वेश्चन आना है और सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर से भी एक ही क्वेश्चन आना है। तो हर एक चैप्टर को आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि क्वेश्चन तो जेई मेंस के 80% 80 to 85% क्वेश्चन एनसीईआरटी से डायरेक्ट ही आने वाला है। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे उसको अच्छे से अंडरलाइन कर लीजिएगा और जो फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है उसको एक कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए। और मान लीजिए 30 चैप्टर है तो 30 चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं या केमिकल रिएक्शंस है या जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो आप एक नोट्स में बना लीजिए ताकि जब क्विक रिवीजन के लिए उसी नोट्स को रिफर करेंगे आप। ठीक है, फिर ये तो पहला था। दूसरा है चैप्टर वाइज टेस्ट, है ना। ये क्या है कि मान लीजिए आज आपने सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ा या स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा या केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा, तो थ्योरी पढ़ने के बाद आप एक बार उसका 25 से 30 क्वेश्चन का टेस्ट भी जरूर दे दीजिएगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, वो टेस्ट बिल्कुल टाइम फ्रेम में करना है, मतलब आपको 45 मिनट्स से 50 मिनट्स में उस टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिएगा, है ना। और जहां पे टेस्ट दीजिएगा वहां एकदम बिल्कुल शांति होना चाहिए ताकि आपको पता चले कि एग्जाम टेम्परामेंट में आप कितना स्कोर कर रहे हैं, है ना।
तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, हर एक चैप्टर को पढ़ने के बाद उसका एक 25 क्वेश्चन का टेस्ट जरूर देना है। अगर आपके पास टेस्ट अवेलेबल नहीं होगा तो आप हम लोग से मांग सकते हैं, हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे टेस्ट, लेकिन टेस्ट जरूर देना है। और टेस्ट में जो गलती होगा उसको एक बार फिर से चैप्टर के थ्योरी से आपने क्लास नोट से देखना कि क्या गलती हुआ मेरा। तो जो भी चैप्टर पढ़िएगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक चैप्टर टेस्ट जरूर दे लीजिएगा, उससे आपको पता चलेगा कि कौन सा चैप्टर आपका अच्छा है और कौन सा चैप्टर आपका वीक है। तो जो चैप्टर वीक है उसको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी दे सकते हैं, और जो चैप्टर अच्छा है उसको थोड़ा कम टाइम दीजिएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए आज आपने सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ा तो उसका आज टेस्ट जरूर देना है। अगर आज आपने हैलो अल्केन्स एंड हैलो एडीन्स पढ़ा तो उसका टेस्ट जरूर देना है, क्योंकि टेस्ट से ही पता चलेगा कि आपको टॉपिक आता है कि नहीं आता है। और दूसरा, ड्यूरिंग टेस्ट टाइम बिल्कुल फॉलो कीजिएगा, 45 से 50 मिनट एक्स्ट्रा आपको नहीं लेना है, क्योंकि जेईई मेंस में भी आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलने वाला नहीं है। और एक बार आप जब पूरा टेस्ट दे दीजिएगा तो फिर इवेल्युएशन अच्छे से कर लीजिएगा, कितने सही हैं कितने गलत है ना, क्योंकि उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये टॉपिक आपको अच्छे से आता है कि नहीं आता है। अगर मार्क्स बहुत ज्यादा कम रहे उस टॉपिक को तो उस टॉपिक को एक दिन एक्स्ट्रा दे दीजिएगा बाद में। एक बार जब पूरा 30 चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो उस चैप्टर को एक बार फिर से टाइम दे दीजिएगा। और अगर आपका मार्क्स बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है। फिर तीसरा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जब आप एक बार पूरा थ्योरी अच्छे से रिवाइज कर लिए हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, खासकर ऑनलाइन वाले। आपको पता होगा 2014-15 से पहले जेईई मेंस ऑफलाइन थे, बाद इधर ही ऑनलाइन हुए हैं, और आपको पता होगा पीछे 3-4 साल से बहुत सारे शिफ्ट हो रहे हैं, तो बहुत सारे पेपर है। तो मेरे अनुसार आप 2021 से स्टार्ट कीजिएगा और 2017 तक के जितने भी ऑनलाइन पेपर है उसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा। पहला प्रायोरिटी ऑनलाइन को दीजिएगा, अगर टाइम बचेगा तो ऑफलाइन दीजिएगा, है ना। इस चीज को ध्यान रखिए। 2000 बैकवर्ड जाइएगा, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 इनके जितने भी ऑनलाइन शिफ्ट के पेपर है उसको अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा। और इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जब पेपर अटेम्प्ट करना है तो उसमें भी टाइम को लिमिट को देखना है। ये नहीं कि घर में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो 10 मिनट 15 मिनट ले रहे हैं, वहां भी आपको क्वेश्चन में 2 से 3 मिनट ही लेना है। और अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप हमसे मांग सकते हैं, हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, मतलब डेटा चेंज कर देगा क्वेश्चन वही आ जाएगा, या कई बार तो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में तो डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो 2021 से 2017 के ऑनलाइन क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट कर लीजिएगा। हाँ, इसके बाद अगर आपका टाइम बचे तो पुराना ऑफलाइन भी कीजिएगा, लेकिन ये फर्स्ट प्रायोरिटी है, ये नंबर 1 प्रायोरिटी है। इतना करने के बाद ही ऑफलाइन कीजिएगा, क्योंकि पेपर ऑनलाइन हो रहा है तो लेटेस्ट क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 साल पहले जो पूछा गया है वो क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पिछले 4-5 साल में जो पूछा गया है क्वेश्चन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग पिछले 4-5 साल के ऑनलाइन क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर लीजिएगा। जो दिक्कत होगा उसको अपने नोट्स रिफर कर सकते हैं या हमसे भी डाउट्स पूछ सकते हैं। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका कोई चैप्टर का या कोई टॉपिक का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। क्योंकि ध्यान रखिएगा, जो एनटीए का क्वेश्चन आता है वो प्रीवियस ईयर बेस्ड ही आता है, कोई नया क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आने वाला है। तो आप 5-6 साल का ऑनलाइन शिफ्ट के सारे ऑनलाइन शिफ्ट के क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। तो बात मानिए, अगर 25 क्वेश्चन है तो 25 में से एटलीस्ट 18 से 19 क्वेश्चन तो आपको ऐसा लगेगा कि आप अटेम्प्ट कर चुके हैं इस तरह क्वेश्चन, जिससे आपको एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगा। तो पीवाईक्यू इज मस्ट, है ना। थ्योरी रिवाइज करने के बाद पीवाईक्यू जरूर कीजिएगा, क्योंकि पीवाईक्यू ही बताता है कि आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। अगर पीवाईक्यू आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है इसका मतलब आपको थ्योरी फिर से रिवाइज करना है। सो प्लीज पीवाईक्यू जरूर अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट तब दीजिएगा जब आप पीवाईक्यू सॉल्व कर लें, चैप्टर वाइज टेस्ट दे ले और थ्योरी रिवाइज कर ले, है ना। मॉक टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट में एटलीस्ट आप
ऐसा कर सकते हैं कि 6-7 चैप्टर का एक साथ मॉक टेस्ट दे सकते हैं, या क्लास 11th का मॉक टेस्ट दे सकते हैं, या फुल सिलेबस का मॉक टेस्ट दे सकते हैं। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि अभी तक जो आपने पढ़ा है वो कितने अच्छे से आप रिकॉल कर पा रहे हो। 1-2 चैप्टर का मॉक टेस्ट देने से कोई फायदा नहीं है। मॉक टेस्ट में एटलीस्ट 6 से 7 चैप्टर रखिएगा। चाहे आप क्लास 11th का केवल मॉक टेस्ट दे सकते हो, या क्लास 12 सिलेबस पे बेस्ड मॉक टेस्ट दे सकते हो, या फुल सिलेबस पे मॉक टेस्ट दे सकते हो। अगर आपके पास मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं है तो हमसे मांग सकते हो, हम लोग अवेलेबल करा देंगे, उसका आंसर की भी दे देंगे, जिससे आप चेक कर सकते हो आपका कितना स्कोर कर रहे हो। प्लीज ध्यान रखिएगा, जेईई मेंस अटेम्प्ट करने से पहले एटलीस्ट 5 मॉक टेस्ट जरूर दे दीजिएगा। एटलीस्ट 5 मॉक टेस्ट इज मस्ट, है ना, जिसमें आप ये कर सकते हो, जिसमें एटलीस्ट 3 होना चाहिए फुल टेस्ट, 3 होना चाहिए फुल टेस्ट, और 2 पार्ट टेस्ट हो सकते हैं, 2 पार्ट टेस्ट हो सकते हैं। फुल टेस्ट मतलब 11-12 का कंप्लीट सिलेबस पे, क्योंकि मॉक टेस्ट आपको ये बताएगा कि आप ड्यूरिंग जेईई मेंस में कितना स्कोर करने वाले हो, प्लस आपको एग्जाम पे पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है ना, आपको कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन बाद में अटेम्प्ट करना है। बिना मॉक टेस्ट के आपको आइडिया नहीं लगेगा कि हमको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन में 2-3 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लेना है। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि अगर पेपर कोई भी क्वेश्चन में 3 मिनट से ज्यादा टाइम लग रहा है और आपको लग रहा है कि क्वेश्चन हमसे नहीं होगा, तो उस क्वेश्चन को टच नहीं करना है, उसको छोड़ दीजिए, बाद में आके कर लीजिएगा, है ना। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा ड्यूरिंग एग्जाम। कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको 3 मिनट से ज्यादा लग रहा है और आप से नहीं हो रहा है, आंसर नहीं आ रहा है, उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। किसी भी क्वेश्चन में 10 से 15 मिनट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 75 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं 3 आवर्स में, है ना। तो देख सकते हो पर क्वेश्चन कितना टाइम हुआ, 180 मिनट्स और 75 क्वेश्चन, तो अप्रोक्सीमेटली पर क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट करें तो 2.5 मिनट्स है ना। तो इसीलिए बोले हैं कोई भी क्वेश्चन में फर्स्ट टाइम 3 मिनट से ज्यादा नहीं देना है। अगर आपसे क्वेश्चन आंसर नहीं आ रहा है, उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए सर्किल करके, है ना। क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन में ही 10 मिनट ले लोगे तो हो सकता है लास्ट में इजी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओ, क्योंकि टाइम ही नहीं बचेगा। तो इसको टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और टाइम मैनेजमेंट आप मॉक टेस्ट से सीखोगे। इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है कम से कम 5 मॉक टेस्ट जरूर दे लीजिएगा, और अगर आपके पास मॉक टेस्ट का क्वेश्चन नहीं है तो हमसे मांग सकते हो, है ना। फिर नेक्स्ट है सेल्फ डाउट। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होगा कि आपका चैप्टर टेस्ट में बहुत कम मार्क्स आएगा या मॉक टेस्ट में बहुत कम मार्क्स होगा, तो घबराना नहीं है ना, क्योंकि जो आपके साथ हो रहा है वो बहुत बच्चों के साथ हो रहा होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। जनरली अगर आप 300 में 220 के अराउंड स्कोर कर लोगे तो आप 99 परसेंटाइल ले आओगे, 99 परसेंटाइल, ठीक है। अगर आप 300 में अराउंड 220 स्कोर कर दोगे तो आप 99 परसेंटाइल ले आओगे। 99 परसेंटाइल का मतलब है आपको जेईई मेंस में कोई अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, है ना, कोई अच्छे एनआईटी में एडमिशन हो जाएगा, कंप्यूटर साइंस है या इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट। तो 300 में 220 का मतलब है आपको अप्रोक्सीमेटली 73% स्कोर करना है। तो 73% का मतलब है 4 में से एक क्वेश्चन आपसे गलती हो सकता है। तो समझ रहे हो ना, तो उतना घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे लग रहा है कि हमसे क्वेश्चन बहुत गलती हो रहे हैं, क्योंकि जो आपके साथ हो रहा है वो सारे बच्चों के साथ हो रहा है ना। कंपटीशन में क्वेश्चन टफ आते हैं, सीबीएसई एग्जाम नहीं है, तो घबराना नहीं है अगर क्वेश्चन गलती हो या आपके मार्क्स कम आए, क्योंकि ये साथ जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं ढंग से, सबके साथ वही हो रहा है। तो अब आपके पास टाइम कम बचा है, तो लास्ट मोमेंट पे आपको सेल्फ डाउट नहीं आना चाहिए। आपको जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है उसको अच्छे से कीजिए। जो लगे कि मान लीजिए कोई टॉपिक, मान लीजिए केमिस्ट्री में आपको आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं आ रहा है, या केमिस्ट्री मान लीजिए कुछ ऑर्गेनिक रिएक्शंस आपको नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं, जो टॉपिक आपको अच्छे से आता है उसी को कीजिए, है ना। आपको 25 में से 20 ही क्वेश्चन सही करना है, 25 में से 18 ही क्वेश्चन सही करना है, आपको 25 में से 25 स्कोर नहीं करना है ना। 73% के लिए 25 में से 18-19 क्वेश्चन सही कर दोगे, दैट वुड बी एनफ, है ना। तो ये नहीं कि हमसे 25 में से 25 क्यों नहीं हो रहा है, 25 में से 24 क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि कंपटीशन में क्वेश्चन टफ होते हैं। 100% स्कोर करना बहुत मुश्किल है, 90% भी स्कोर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये सीबीएसई एग्जाम नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, क्वेश्चन काफी ट्रिकी होते हैं। सो अच्छे से अच्छे बच्चे काफी गलती कर सकते हैं।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट भी बहुत बच्चे इसको नेग्लेक्ट करते हैं। मान लीजिए 16 अप्रैल से आपका एग्जाम है, तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि 9 अप्रैल से आप रात को 10 बजे सो जाए कीजिए। 9 अप्रैल से रात को 10 बजे सो जाए कीजिए, आप सुबह उठ के पढ़िए। है ना, बहुत बच्चों को आदत है कि रात को सोते हैं 2 बजे 3 बजे। देखिए रात को 2-3 बजे सोइएगा तो ऑब्वियस है सुबह भी आप 8-10 बजे से पहले नहीं उठ रहे हैं। और मान लो आपका एग्जाम है 9:30 बजे से, फर्स्ट शिफ्ट है, तो अगर ड्यूरिंग फर्स्ट शिफ्ट आपको नींद आ रहा है, आपका सिर दर्द कर रहा है, तो आपका पेपर तो वैसे ही खराब चल जाएगा। है ना, और सेकंड शिफ्ट वालों के लिए हम बोल रहे हैं, ठीक है ना, आप जल्दी सोया कीजिए। एटलीस्ट 9 अप्रैल से, 16 अप्रैल से एग्जाम है, तो आपको चाहे 16 को हो, चाहे 17 को हो, चाहे 18 को हो, हम आपसे यही रिकमेंड करेंगे कि अभी आपका जो भी स्लीप साइकिल हो उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन 9 अप्रैल से आप रात को 10 बजे सो जाए कीजिए। है ना, और सुबह 6-7 बजे उठ के सुबह से पढ़ना शुरू कीजिए। रात को 10 से 2 पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो सुबह आप 6 से 10 कवर अप कर लोगे। क्योंकि अगर आप ड्यूरिंग एग्जाम अगर आपका सिर दर्द कर रहा है तो आपका तो इफिशियंसी ऐसे ही गिर जाएगा। है ना, ऐसा नहीं करना है कि रात को 3 बजे तक जागे हुए हैं और सुबह एग्जाम 9 बजे से है तो 7:30 में उठ रहे हैं, तो 4.5 घंटे स्लीप के साथ एग्जाम में जाओगे, बहुत सिर दर्द करेगा, तबीयत खराब रहेगा, तो आपका परफॉर्मेंस बहुत खराब होने वाला है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि आपको स्लीप वेल, और खाने पीने पे भी ध्यान रखिए। कुछ दिन आप एटलीस्ट अगले 1-2 महीने बाहर का खाना अवॉइड कीजिए। है ना, कहीं तबीयत खराब हो गया तो फिर आपका प्रिपरेशन पूरा खराब हो जाएगा। घर का ही खाना खाइए, ज्यादा बाहर का खाना मत खाइए। है ना, और फ्रूट्स ये सब लेते रहिए ताकि आप वेल मेंटेन रहे। तो ये सब स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो मेरे अनुसार एटलीस्ट आपका जेईई मेंस में 99 परसेंटाइल जरूर आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।